में मंत्रियों को दो दो बंगले की जरूरत क्यों? क्योंकि इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं और इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे। खबर यह होगी, क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी में जाएंगे? क्योंकि तेज प्रताप यादव का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर दही चूड़ा भोज में शामिल होने पहुंचे थे। तीसरी खबर होगी, पूर्णिया के पापियों की गिरफ्तारी कब होगी? क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और अगली खबर आपको दिखाएंगे, सरकार ने क्यों खत्म की 10 मिनट डिलीवरी की रेस, ये भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बिहार की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ करने जा रहे हैं। बिहार सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। बिहार में अब मंत्री एक नहीं बल्कि दो दो सरकारी आवास रख सकेंगे। यानी मंत्री को जो बंगला मंत्री पद के तहत आवंटित है उसके अलावा वे अपना विधायक आवास भी अपने पास रख सकेंगे। आखिर क्या है एक मंत्री और दो बंगले वाला सरकारी फैसला जिस पर मच गया है सियासी घमासान? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नए साल में बिहार सरकार के एक नए फैसले से मंत्रियों की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि बिहार के मंत्री अब एक नहीं बल्कि दो दो सरकारी आवास रख सकेंगे। यानी मंत्री को जो बंगला मंत्री पद के तहत आवंटित है उसके अलावा वे अपना विधायक आवास भी पास रख सकेंगे। इस फैसले के तहत मंत्री अपने विधायक आवास को 1700 रुपये प्रति माह के निर्धारित दर पर रख सकेंगे। अब तक मंत्री बनने के बाद विधायक आवास खाली करना जरूरी होता था, लेकिन नए निर्णय से व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। बिहार के पूर्व भवन निर्माण मंत्री रह चुके अशोक चौधरी से न्यूज 18 संवाददाता ने जब सवाल पूछा कि इतना सस्ता बंगला अलॉट करने का फैसला क्यों लिया गया, तो उनका क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। लेकिन जो कुछ जब मंत्री बन जाते हैं आप, तो आपको घर सेंट्रल पुल से अलॉट होता है। तो जो विधानसभा पुल से जो आपका मकान है, उस मकान को आप चाहते हैं तो 1700 रुपये महीने पर आप वो मकान रख सकते हैं। आपको अलॉटमेंट हो जाएगा वो मकान। और जो कुछ लोग जो हैं जिनको एक क्राइटेरिया बनाया गया, जो 6 बार जीते हैं और 6 बार जीते हैं या 1 बार मंत्री रहे हैं या 3 बार मंत्री रहे हैं, उनको सेंट्रल पुल से मकान दिया जाएगा। सभापति को, विधानसभा के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को सेंट्रल पुल से दिया जाएगा। यही तो निर्णय है। बीजेपी ने इस फैसले का समर्थन किया है तो विपक्ष निशाना साध रहा है कि बीजेपी जो चाह रही है वो मुख्यमंत्री से करवा रही है, सरकारी खजाने से रेवड़ियां बांटी जा रही है। बिहार में नई व्यवस्था के तहत हर माननीय विधायक को उनके क्षेत्रवार नए बने हुए बंगले अलॉट हो गए हैं। ये डबल स्टोरीड फ्लैट्स हैं जो विधायक आवास और विधान पार्षद आवास के परिसर में उपस्थित हैं। बिहार की सरकार का भवन निर्माण विभाग माननीय विधायक जी से एक निश्चित दर पे किराया लेगी और ये एक व्यवहारिक निर्णय है। व्यवहारिकता को देख करके बिहार सरकार ने निर्णय लिया है जो बहुत ही श्रेयकर है। कभी सोशल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लेकिन आज ये मदारियों के हाथों नाच रहे हैं, एक कठपुतली बन गए हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं यहाँ साइन करो, उस दस्तावेज पे ये साइन कर देते, बस एक रबर स्टैंप रह गया है। पटना में जो बंगलो अगर कोई किराए पर लेना जाए तो मार्केट रेट से कम 3-3.5 लाख रुपए प्रति महीने किराए में मिलेगा, वो मंत्रियों को 1700 में दे दिया जाएगा। यही तो समाजवाद है नीतीश जी का। बिहार में सरकारी बंगलों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। समय समय पर मंत्रियों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों को आवास आवंटन को लेकर सियासी घमासान होता रहा है। ताजा विवाद उस फैसले के बाद हो रहा है जिसमें मंत्रियों को दो दो सरकारी आवास रखने की अनुमति दी गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो सरकार ने यह फैसला लिया है कि मंत्रियों को अब दो दो बंगले मिलेंगे, लेकिन सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों? तो चलिए अब ये समझते हैं कि बिहार में माननीय को दो दो सरकारी बंगले क्यों दिए जाएंगे। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मंत्री अब दो दो सरकारी बंगले रख सकेंगे।
जिसमें कि 15 वरिष्ठ विधायकों को भी बड़ा बड़ा बंगला दिया जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला मंगलवार को लिया और बंगले के साथ साथ मंत्रियों को एक आवास भी मिलेगा। यह फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, यानी कि जो मंत्री हैं उन्हें बंगला भी मिलेगा और वो जो विधायक बनकर जीतकर आए हैं तो विधायक आवास जो अलॉट होता है वो भी उन्हें मिलेगा। कुछ शर्तों के साथ मंत्रियों को एक अतिरिक्त आवास भी दिया जाएगा। अब ये जानते हैं कि किन किन लोगों को दो दो सरकारी बंगले मिलेंगे। तो विधानसभा के अध्यक्ष को 2 सरकारी बंगला मिलेगा, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी 2 बंगले ले सकेंगे, विधान परिषद के सभापति को भी बंगला मिल सकता है और विधान परिषद के उप सभापति भी 2 बंगले ले सकेंगे। अब ये जानते हैं कि सरकार कहां कहां बंगले देगी। तो एक तो विधानमंडल पुल में निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से आवास दिए जाएंगे और दूसरा पटना केंद्रीय पुल में एक बड़ा बंगला आवंटित किया जाएगा। मंत्रियों के वरिष्ठ विधायकों को बड़े बड़े बंगले दिए जाएंगे, जिनमें 15 सीनियर विधायकों को भी बंगला दिया जाएगा। जो नीतीश मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं उन्हें बंगला दिया जाएगा। वरिष्ठ विधायकों को भी विधानमंडल पुल में निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से आवास दिया जाएगा और इन्हें भी केंद्रीय पुल में 15 बड़े बंगले आवंटित किए जाएंगे। हालांकि दूसरे बंगले के लिए सीनियर विधायकों से किराया लिया जाएगा। दूसरे बंगले के लिए वरिष्ठ विधायकों को सिर्फ 1700 रुपए हर महीने देने होंगे। अब ये समझते हैं कि माननीय को 2-2 बंगले देने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर नीतीश कैबिनेट की मुहर लगी है और बड़े बंगले के लिए किराया महज 1700 रुपए तय करने पर सवाल उठ रहे हैं। सस्ते बंगले पर बिहार की जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं। बिहार के मंत्रियों को 2-2 सरकारी बंगले की जरूरत क्यों पड़ी है? लोग पूछ रहे हैं, क्या ये बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई की फिजूल खर्ची है? क्या ये चुनाव बाद माननीयों को खुश करने की तरकीब है? अब तक मंत्री बनने के बाद विधायक आवास खाली करना जरूरी था, लेकिन अब मंत्री बड़े ठाठ के साथ 2-2 बड़े सरकारी बंगले में रहेंगे। मतलब एक मंत्री बनने के बाद जो बंगला अलॉट होगा वो तो है ही और उनका विधायक आवास भी उन्हीं का रहेगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में इन दिनों खूब सियासी भोज हो रही है। मकर संक्रांति को लेकर नेता दही चूड़ा का भोज करा रहे हैं, लेकिन दही चूड़ा भोज में सियासत की खिचड़ी भी खूब पक रही है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव के बीजेपी में जाने की चर्चा तेज हो गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर ऐसा क्या हुआ जिसे लेकर तेज प्रताप यादव के पाला बदलने की चर्चा तेज हो गई? सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में भोज दही चूड़ा का हो रहा है, मगर खिचड़ी सियासत की पक रही है। मकर संक्रांति को लेकर मंगलवार को जब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दही चूड़ा का भोज कराया तो सबसे ज्यादा चर्चा रही इसी तस्वीर की, जिसमें लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विजय सिन्हा का तिलकुट खाकर संक्रांति की बधाई देते नजर आए। तेज प्रताप ने तो बधाई दे दी, लेकिन बदले में उन्हें एनडीए में आने का खुला ऑफर भी मिल गया। अगर तेज प्रताप जी एनडीए में आना चाहते हैं तो हम उनको रोक थोड़ी सकते हैं, वो आएंगे, उनकी मर्जी है। अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर स्वागत होगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने तो तेज प्रताप को बस एनडीए में आने का निमंत्रण दिया, लेकिन बिहार की सियासत इससे भी आगे निकल गई। सियासी गलियारे में ये चर्चा होने लगी, क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? और अगर हाँ, तो लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ गई कि लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कौन सा शुभ दिन तय किया है। आपको पता चलेगा अभी क्यों बताना, अभी क्यों बताना। पहले संतोष सुमन ने ऑफर दिया, फिर विजय सिन्हा ने रोमांच पैदा किया और आखिर में खुद तेज प्रताप यादव ने सस्पेंस पर लाकर स्टोरी छोड़ दी। बिहार की सियासत में संक्रांति की खिचड़ी मसालेदार होने वाली है, इसकी भूमिका अभी से ही दिखनी शुरू हो गई। न्योता तो भोज का मिला था, पर बात अब भोज से ज्यादा भविष्य की होने लगी है।
हालांकि तेज प्रताप ये जरूर दावा कर रहे हैं वो सिर्फ अपना धर्म निभा रहे हैं, घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए विजय सिन्हा के निमंत्रण पर भोज में भी पहुंच गए। गौर करने वाली बात है कि तेज प्रताप सब कुछ कह रहे लेकिन पत्ता नहीं खोल रहे और न ही बीजेपी में शामिल होने की चर्चा का खंडन ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि हंसते मुस्कुराते ये खुलकर कह रहे हैं कि जब बीजेपी में शामिल होंगे मीडिया को पहले बताएंगे। लिहाजा इंतजार अब हर किसी को है कि तेज प्रताप अपना पत्ता कब खोलते हैं, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विजय सिन्हा के साथ तेज प्रताप की ये तस्वीर दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। चलिए अब आपको दही चूड़ा की थाली वाली सियासत को समझाते हैं। देखिए, बिहार में दही चूड़ा भोज को सिर्फ परंपरा ही नहीं बल्कि संभावनाओं का संकेत भी माना जाता रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में नए समीकरण के बनने और बिगड़ने का खेल मकर संक्रांति को माना जाता है। मंगलवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दही चूड़ा भोज दिया और इसी भोज में सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल भी शामिल हुए। लेकिन भोज में तेज प्रताप यादव की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा और मंत्री संतोष सुमन और रामकृपाल यादव ने तो तेज प्रताप को एनडीए में आने का ऑफर तक दे दिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तो यहां तक कहा कि बीजेपी में शामिल होने की पेशकश कर दी है। लिहाजा तेज प्रताप की मौजूदगी में इन बयानों ने सियासी हलचल बढ़ा दी। अब ऐसे में सवाल है, क्या तेज प्रताप बीजेपी में शामिल होंगे? क्योंकि तेज प्रताप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं और लालू प्रसाद शुरू से ही बीजेपी और आरएसएस के बड़े विरोधी माने जाते हैं। छोटे भाई तेजस्वी यादव भी बीजेपी और आरएसएस के विरोध में ही सियासत करते हैं। फिलहाल तेज प्रताप आरजेडी से बाहर हैं और परिवार से भी अलग हैं। तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम से अपनी पार्टी बनाई है और तेज प्रताप ने बिना किसी मदद के अकेले बिहार चुनाव भी लड़ा था। हालांकि नतीजे तेज प्रताप के पक्ष में नहीं रहे और अपनी सीट भी तेज प्रताप नहीं बचा पाए। तेज प्रताप अब अपने बलबूते पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और तेज प्रताप अगर बीजेपी में जाएंगे तो जेजेडी का विलय कराना होगा। बिहार में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, ऐसे में इसकी संभावना बहुत कम ही लग रही है। तेज प्रताप यादव को साथ लाने पर बीजेपी को क्या फायदा होगा, यह भी बड़ा सवाल है। तेज प्रताप यादव भी बीजेपी की सदस्यता पर पत्ता नहीं खोल रहे हैं और इसीलिए संशय बरकरार है कि आखिर तेज प्रताप यादव क्या करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड पहुंचे हैं, जहां तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को गले लगाया है। पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी को दही चूड़ा भोज में आने का आमंत्रण भी दिया। तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी को गोद में लेकर खिलाया भी। मकर संक्रांति के मौके पर गिले शिकवे दूर करने की एक कवायद है। ये तस्वीर आप देखिए, तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंचे, जहां अपने पिता लालू प्रसाद को उन्होंने आमंत्रण दिया, राबड़ी देवी को उन्होंने आमंत्रण दिया, उनके साथ फोटोज भी क्लिक कराए और तेजस्वी यादव की बेटी के साथ भी फोटो खिंचाए हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं। और तेजस्वी यादव को गले भी लगाया है तेज प्रताप यादव ने, जो खबर मिल रही है। तो देखिए, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर अपने आप में दिलचस्प है, इसलिए क्योंकि आप सभी को पता होगा लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी और परिवार से अलग कर दिया था। और आज की तस्वीर तो और भी ज्यादा दिलचस्प रही, जब पहले तेज प्रताप यादव डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे, वहां दही चूड़ा खाया और फिर बीजेपी में शामिल होने की चर्चा भी होने लगी। उस पर उन्होंने ऐसा कमेंट भी किया जिससे संशय बरकरार हो गया। और अब तेज प्रताप यादव अपने मां राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने राबड़ी देवी से मुलाकात की, लालू प्रसाद से मुलाकात की और तेजस्वी यादव को गले लगाकर आमंत्रण दिया है दही चूड़ा भोज के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात पूर्णिया में दरिंदगी की उस खबर की जिसने पूरे बिहार को शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया है। हैवानियत के बाद बर्बरता के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं
और पुलिस उन 5 आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रही है जिन्होंने गैंगरेप के बाद पीड़िता के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पुलिस ना तो इरफान को पकड़ पाई है और ना ही इस टावर तक पहुंच पाई है। बाकी के 3 आरोपियों का भी कोई अता पता नहीं है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जिस्म पर जख्म के निशान, ये हैवानियत के सबूत हैं। रेप पीड़िता की छाती पर छाले, ये दरिंदगी के दस्तावेज हैं। हाथ पर फोड़ा, शरीर से उखड़ा चमड़ा, ये क्रूरता का प्रमाण है। दर्द की चीख, रहम की भीख है। ये गलत क्या मेरे साथ ये कष्ट, ये पीड़ा, ये टीस, ये तकलीफ है उस महिला की जिसके शरीर को शराब के नशे में नोचा गया, नाखून गड़ाए गए, चाटा मारा गया, वो जख्म दिया गया जिसके निशान तो मिट सकते हैं लेकिन दर्द मरते दम तक रहेगा। भावना शायद ही वो भयानक रात भूल पाएगी जब पूर्णिया के पापियों ने उसके शरीर को तहस नहस कर दिया। मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद इरफान और ड्राइवर इस्तावर ने 3 और लोगों के साथ मिलकर भावना के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हम आपको पीड़िता का असली नहीं, काल्पनिक नाम बता रहे हैं, लेकिन कहानी सच है। वो सच जो सरकारी दस्तावेज में अब दर्ज हो गया है। पीड़िता भावना कुमारी ने थाने में 6 लोगों के खिलाफ दरिंदगी की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन घटना के 3 दिनों के बाद भी पूर्णिया पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई। पुलिस बस मोहम्मद जुनैद को ही गिरफ्तार कर पाई है, वो भी पीड़िता की मदद से, जिसने खुद फोन कर पुलिस को मौकाए वारदात पर बुलाया। पुलिस जब पहुंची तो पीड़िता दर्द से करा रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी और उसके सामने था मोहम्मद जुनैद, जिस पर आरोप लगा रही थी कि 5 दोस्तों के साथ मिलकर जुनैद ने वो गुनाह किया जिसकी सजा उसे मौत के रूप में मिले। ये गलत क्या मेरे साथ ये बहुत मारा तुमको, बेटी है हमको, ब्रेन ट्यूमर है। पुलिस गैंगरेप के बाकी 5 आरोपियों को तलाश रही है, लेकिन पता नहीं लगा पा रही कि उन्हें आसमान खा गया या पाताल निगल गया, क्योंकि पुलिस के चंगुल से सबके सब फरार हैं। जुनैद जेल पहुंच गया, मोहम्मद इरफान और ड्राइवर इस्तावर का पता नहीं, बाकी 3 और आरोपियों की भी कोई खबर नहीं। लिहाजा पुलिस की सुस्त कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना होगा पुलिस कब आरोपियों तक पहुंच पाती। पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आप भी अगर ब्लिंकिट, ज़ेप्टो या फिर स्विगी, इंस्टामार्ट से सामान मंगवाते हैं तो आज से ये नया नियम जान लीजिए। मोदी सरकार ने इन क्विक कॉमर्स कंपनियों को 10 मिनट में डिलीवरी करने का वादा करने से मना कर दिया है। यानी आपको अब 10 मिनट में डिलीवरी की सेवा नहीं मिलेगी, क्योंकि अब बड़ा फैसला लेते हुए, इनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि 10 मिनट के भीतर जो डिलीवरी करने का प्रेशर होता था वो इन पर अब नहीं होगा। मैं सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के इस हस्तक्षेप के लिए उन्हें बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और ये उन्हीं के इंटरवेंशन से संभव हो पाया। और चलिए अब ये विस्तार से समझते हैं कि 10 मिनट डिलीवरी की रेस को मोदी सरकार ने क्यों खत्म किया है। तो मंगलवार को मोदी सरकार ने डिलीवरी सिस्टम पर बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार ने देश भर के गिग वर्कर्स को बड़ी राहत दी है। ऑनलाइन ऑर्डर से 10 मिनट डिलीवरी का नियम हटा दिया गया है, यानी इससे क्विक कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी बॉय में खुशी की लहर है। सुरक्षा के लिहाज से मोदी सरकार का फैसला सराहनीय माना जा रहा है। डिलीवरी बॉय के सामने ट्रैफिक की चुनौतियां होती थी। 10 मिनट की डेडलाइन में गाड़ी काफी तेजी से चलानी होती थी। डिलीवरी को लेकर कंपनी पर रेटिंग गिरने का दबाव होता था और तेज गति के कारण गिग वर्कर्स हादसे का भी शिकार हो जाते थे। जल्दी पहुंचाने के दबाव में डिलीवरी बॉय की जान खतरे में पड़ जाती थी और कुछ समय से लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थी
ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने पर हादसों का शिकार हो जाते थे और इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। डिलीवरी सीमा हटने से डिलीवरी बॉय को दुर्घटना से अब राहत मिलेगी, वो बच सकेंगे। और चलिए अब ये जान लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, तो लोगों में कितनी ज्यादा खुशी जो है वो देखने को मिल रही है और सभी जो खास तौर पर डिलीवरी बॉय हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं।